हेलो स्टूडेंट्स, एमएन श्रीनिवास का पार्ट 2 वीडियो है आपकी। पहले पार्ट में आपके एमएन श्रीनिवास के सभी कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से कराए गए हैं। बड़े थिंकर हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट दिए हैं, काफ़ी टाइम की वीडियो आपकी बनी है। उसके बाद आपकी पार्ट 2 आई है, एमसीक्यू क्वेश्चन है रिगार्डिंग जितने टॉपिक आपको आपकी पहली वीडियो में है, पहली क्लास में है, उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बने वो हम लेकर के आए हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा ये सेशन क्वेश्चन आवर का। अगर कोई बच्चा एमएन श्रीनिवास कंप्लीट पढ़ना चाहता है तो पहली वीडियो जरूर देखे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो आसान पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में उस समाजशास्त्री को चिन्हित कीजिए जिसने प्रकार्यवाद सिद्धांत के समर्थक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये क्वेश्चन आपका संरचनात्मक प्रकार्यवाद की बात जो हम करते हैं वहां से क्वेश्चन ये उठाया हुआ है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है एमएन श्रीनिवास के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट सी बनता है। जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी में आपको इनके जो कॉन्सेप्ट हैं उन चीजों को लेकर के डीपली कराया गया है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव एमएन श्रीनिवास के द्वारा अपने अध्ययन के दौरान यूज किया गया है। जो इंडोलॉजिकल टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव है घुरिए का, उसको रिप्लेस किया है। बुक व्यू, फील्ड व्यू दिए हैं इन्होंने, डोमिनेंट कास्ट दिया है, संस्कृताइजेशन दिया है, ब्राह्मणीकरण दिया है, सेकुलराइजेशन दिया है, वेस्टर्नाइजेशन दिया है, सोशल चेंज के बारे में काफी कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिए गए हैं। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका एमएन श्रीनिवास है। ज्यादातर क्वेश्चन एमएन श्रीनिवास के ही हैं चैप्टर के एंड के, तो इसलिए ज्यादातर ऑप्शन एमएन श्रीनिवास के ही होने वाले हैं। बट और थिंकर को भी हम आपको यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। प्रभु जाति की अवधारणा व्यवस्थित रूप से आलोचना किसने की है? डोमिनेंट कास्ट की हम बात करते हैं प्रभु जाति की, तो डोमिनेंट कास्ट आपका कॉन्सेप्ट दिया गया है एमएन श्रीनिवास के द्वारा। डोमिनेंट कास्ट एमएन श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है। आप देखोगे आगे चलेंगे तो कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक को डीपली लेंगे। प्रभु जाति जिसे हिंदी में बोलते हैं, प्रभु जाति के लिए क्या क्या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो उनका जिक्र करेंगे। जो किसी क्षेत्र में संख्यात्मक दृष्टि से मोड ऑफ प्रोडक्शन के साधन उसके पास हो तो वो जाति आपकी प्रभु जाति कहलाती है। प्रभु जाति का कॉन्सेप्ट जो है श्रीनिवास के द्वारा इंडियन स्ट्रक्चर को, इंडियन रूरल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए किया गया है। तो क्वेश्चन है आपका, प्रभु जाति की अवधारणा की व्यवस्थित रूप से आलोचना किसने की है? जब हमने पूरा टॉपिक पढ़ा तो प्रभु जाति की जगह प्रभु व्यक्ति का यूज किसके द्वारा किया गया है? तो वो एससी दुबे है। एससी दुबे कहते हैं कि जाति कभी प्रभु नहीं होती, प्रभु व्यक्ति होते हैं। शक्ति कुछ लोगों के हाथ में सीमित होती है और ये प्रभु व्यक्ति होते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो दिया गया है ये एससी दुबे के द्वारा दिया गया है। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, प्रभु जाति की अवधारणा की व्यवस्थित रूप से आलोचना एससी दुबे के द्वारा की गई। और अगर इसी सीरीज में आगे हम बढ़ते हैं तो प्रभु समुदाय आ जाते हैं। प्रभु समुदाय, इसी को रिजेक्ट करते हैं आपके रायवर्मन। रायवर्मन कहते हैं कि प्रभु व्यक्ति भी नहीं होते, प्रभु समुदाय होते हैं और समुदाय के अंदर ही पावर निहित होती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए आ जाता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने प्रभु जाति की प्रस्थापना की है? यानी कि डोमिनेंट कास्ट वर्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो ये मैसूर विलेज की एक स्टडी के दौरान एमएन श्रीनिवास के द्वारा एक कॉन्सेप्ट आपका दिया गया है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रभु व्यक्ति जाति नहीं के रूप में प्रभु जाति की अवधारणा की व्यवस्थित रूप से आलोचना किसने प्रस्तुत की है? तो एससी दुबे। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको अच्छे तरीके से तीनों वर्ड बताए थे, प्रभु जाति एमएन श्रीनिवास, प्रभु व्यक्ति एससी दुबे और प्रभु समुदाय रायवर्मन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्रभु जाति की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकाश में आई है। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कर लेना बेटा। नेट में इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं कि पर्टिकुलर इस टॉपिक के ऊपर किसने, किस विचारक ने किस बुक में इसका डिस्कशन किया है। इमानुएल दुर्कheim के भी काफी क्वेश्चन इसी तरीके से हैं कि प्रकार्यवाद का जिक्र उन्होंने किस पुस्तक में किया है। इसी तरह पे क्वेश्चन आपका, प्रभु जाति की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकाश में आई है द सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज। ठीक है, मैसूर विलेज के सोशल सिस्टम में सबसे पहले एमएन श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद में डोमिनेंट कास्ट पे इनकी बुक भी आई है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, संस्कृतिकरण का परिणाम है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और काफी बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। पहले तो आपको संस्कृतिकरण की परिभाषा करनी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में जो आपकी मेन है एमएन श्रीनिवास की वीडियोस में अच्छे तरीके से ये चीजें बताई हैं।
संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की जो परिभाषा है, संस्कृतिकरण जब कोई निम्न हिंदू जाति, जनजाति या अन्य समूह प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, खान पान, जीवन शैली को अपनाते हैं तथा 2 या 3 पीढ़ी पश्चात अपनी स्थिति उच्च होने का दावा करने लगती है, तो यह प्रक्रिया संस्कृतिकरण कहलाती है। एक तो आपको डेफिनेशन करनी है, इसमें एक वर्ड आया है द्विज। द्विज का मतलब होता है बेटा ट्वाइस बोर्न कास्ट, ट्वाइस बोर्न कास्ट, ये क्या है, द्विज जातियां इन्हें हम बोलते हैं बेटा। तो ये भी आपको करना है। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, अगर कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ जाएंगे बेटा, ये कैसा परिवर्तन है, पदमूलक नहीं है। पहले ध्यान रखना बेटा, पदमूलक नहीं है। ये कैसा है, संरचनात्मक परिवर्तन है, संरचनात्मक परिवर्तन है। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे आपके कई कॉन्सेप्ट दिए इन्होंने, ऊर्ध्वाधर एकता, क्षैतिज एकता, नोट करते रहना बेटा, ये इंपोर्टेंट है आपके। ऊर्ध्वाधर एकता, ये है आपकी एकता, ये वाली ऊर्ध्वाधर एकता जो विभिन्न जातियों के बीच देखने को मिलती है सोशल सिस्टम में, वो आपकी ऊर्ध्वाधर एकता है। बट एक ही जाति के बीच पाई जाने वाली एकता आपकी क्षैतिज एकता कहलाएगी। ठीक है बेटा, इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट हैं आपके, इसके कॉन्सेप्ट जो हैं ये काफी हैं। अब जब हम संस्कृतिकरण की बात करेंगे तो ये जो गैप है आपका, ये गैप ही कम होगा। बस ऐसा नहीं होगा कि ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के दौरान ये यहाँ चली गई और ये यहाँ आ गई कास्ट की स्ट्रक्चर। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सिर्फ संरचनात्मक परिवर्तन है, यहाँ पे थोड़ा पोजीशन अप हो गई है, ये इसलिए पदमूलक परिवर्तन है, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है। ध्यान रखना बेटा, यहाँ थोड़ा पदमूलक परिवर्तन है, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जो ये स्ट्रक्चर है ये एज इट इज रहेगी, बस थोड़ा सा पद बदलेगा। पद बदलेगा तो किस तरफ बदलेगा, ऊर्ध्वाधर। और यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट जो आता है रेफरेंस ग्रुप थ्योरी को लेकर के आता है, मर्टन का कॉन्सेप्ट एडेप्ट किया गया है। संदर्भ समूह की संकल्पना के आधार पर ही, रेफरेंस ग्रुप थ्योरी के आधार पर ही संस्कृतिकरण की प्रक्रिया ये घटती है। तो संस्कृतिकरण का परिणाम क्या है, तो आप देखोगे जाति प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन, जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता, जातीय विचारधारा में परिवर्तन और धार्मिक प्रणाली में परिवर्तन। अब बेटा इन दो ऑप्शन के बीच आपको कंफ्यूजन होना है। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, सांस्कृतिक गतिशीलता तो है ही है, बट जाति प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन के थ्रू आप संस्कृतिकरण को आइडेंटिफाई करोगे। अब आप देखोगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये प्रक्रिया चल रही है, ऑप्शन तो ये भी सही है, प्रक्रिया चल रही है, ऑन गोइंग है, पर एंड जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा ये आएगा। तो संस्कृतिकरण के कारण जाति प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन होता है। तो संस्कृतिकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और संस्कृतिकरण से काफी तरीके से क्वेश्चन मॉडिफाइड करके आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संस्कृतिकरण की अवधारणा में प्रभु जाति की अवधारणा को शामिल कर श्रीनिवास क्या कहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे संस्कृति के पवित्र तथा धर्मनिरपेक्ष दोनों कारकों को सम्मिलित कर सांस्कृतिक शब्द का व्यापक अर्थ बनाते हैं। ये आपका राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 8, वोट बैंक की संकल्पना किसने दी है। वोट बैंक की संकल्पना एमएन श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। एक और है इनका प्रसाद, ये भी है। रजनी कोठारी ने कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स ये दिया है। योगेंद्र यादव का आपका काफी एनालिसिस है कास्ट को लेकर के, पॉलिटिक्स को लेकर के, तो राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रभु जाति की एमएन श्रीनिवास के अनुसार कौन सी विशेषताएं हैं। प्रभु जाति की एमएन श्रीनिवास के अनुसार विशेषताएं क्या हैं। जो हमने स्टार्टिंग में डोमिनेंट कास्ट बताया कि रूरल स्ट्रक्चर में एक कास्ट डोमिनेंट होती है जिसके पास में मोड ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। भूखे स्वामित्व की बात की हमने यहाँ पे।
संख्यात्मक बल आ जाएगा, राजनीतिक शक्ति, भूमि के स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक सत्ता, पश्चिमी शिक्षा तथा प्रशासन में नौकरियां। अब यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो है वो ये आएगा, क्योंकि एमएन श्रीनिवास के द्वारा ये मूल तरीके से ये चीजें दी गई थी, संख्यात्मक बल, राजनीतिक शक्ति और आर्थिक सत्ता। बाद में इसमें कुछ फीचर जोड़ दी गई हैं जिसमें कि पश्चिमी शिक्षा और प्रशासन में नौकरियां दिया गया है। ठीक है बेटा, तो राइट ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 10, संस्कृतिकरण का तात्पर्य क्या है। आप देखना बेटा, ज्यादातर क्वेश्चन डोमिनेंट कास्ट को लेकर के, संस्कृतिकरण को लेकर के, वेस्टर्नाइजेशन को लेकर के जो कॉन्सेप्ट एमएन श्रीनिवास ने दिए हैं उनको लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संस्कृतिकरण का तात्पर्य जाति संरचना में परिवर्तन, जाति संरचना का परिवर्तन, जाति संरचना के लिए परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखोगे जाति संरचना में परिवर्तन है। ये क्या है? जाति संरचना में परिवर्तन, जाति संरचना का परिवर्तन, जाति संरचना के लिए परिवर्तन। तो मेरे हिसाब से इसमें पॉइंट आपका ये होना चाहिए, जाति संरचना का परिवर्तन, मतलब कि यहां जो चेंज है, चेंज इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का चेंज नहीं है। अब आप यहाँ पे सोशल चेंज और रिवॉल्यूशन को अगर कंपैरिजन करोगे तो चेंज की जब हम बात करते हैं, परिवर्तन व्यवस्था में होता है और क्रांति व्यवस्था का परिवर्तन होता है। तो यही अंतर है बेटा उसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, संस्कृतिकरण की निम्न विशेषताओं को पढ़िए तथा कूड़ की सहायता से सत्य कथन को चयन कीजिए। क्या है इनमें? निम्न जाति द्वारा उच्च जाति का अनुकरण किया जाता है, दावा वस्तुतः 2 पीढ़ी तक करना होता है, संस्कृतिकरण में केवल पदमूलक परिवर्तन होता है, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है, संस्कृति केवल एक जाति तक सीमित नहीं होती है बल्कि यह अन्य जातियों में भी पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन राइट है बेटा। काफी फोकस संस्कृतिकरण और डोमिनेंट कास्ट को लेकर के है, एमएन श्रीनिवास के इंपोर्टेंट टॉपिक हैं ये। कथन संस्कृतिकरण परिवर्तन की प्रक्रिया है, राइट ऑप्शन है। पश्चिमी शिक्षा और औद्योगिकरण आदि ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है, तो ए भी सही है, आर भी सही है और ए सही की व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है बेटा। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, श्रीनिवास ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक के अध्ययन के लिए निम्न में से किस स्थान को चुना है। अब ये क्वेश्चन कितने तरीके से मॉडिफाइड हो सकता है बेटा? एमएन श्रीनिवास के द्वारा, एमएन श्रीनिवास के द्वारा कौन सा उपागम यूज किया गया है, उपागम अप्रोच कौन सी यूज की गई है? तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच यूज बाय एमएन श्रीनिवास। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका होता है, किस स्टडी में रामपुरा गांव का अध्ययन किया है। इन्होंने 17 जाति यहाँ पे देखी हैं और उन जातियों के बीच जो एकता पाई जाती है उसे ऊर्ध्वाधर एकता बताया इन्होंने। ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है और ये ऊर्ध्वाधर एकता पे क्वेश्चन आपके नेट में भी पूछे गए थे बेटा पिछली बार। एमएन श्रीनिवास की सामाजिक परिवर्तन के विषय में लिखी गई पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, बुक रिटन बाय एमएन श्रीनिवास रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडियन रूरल स्ट्रक्चर। तो आपकी बुक कौन सी है? आपकी इंपोर्टेंट बुक इसमें जो राइट है आपकी सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ट्रेडिशन, योगेंद्र सिंह की बुक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर विलेज किसने पुस्तक लिखी है? तो ये बुक आपकी एमएन श्रीनिवास की है। आपकी जो यूनिट स्टार्ट की गई थी पिछले वाली पार्ट 1, तो उसमें आप देखोगे शुरू में एमएन श्रीनिवास के जितने वर्क हैं उन चीजों का उल्लेख किया गया है। तो मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर विलेज, इस पुस्तक को लिखने वाले आपके एमएन श्रीनिवास है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एमएन श्रीनिवास ने जाति और धर्म के अध्ययन में निम्न में से किस पहलू पर जोर दिया है? जाति और धर्म का अध्ययन करने के लिए एमएन श्रीनिवास के द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अप्रोच को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, मैसूर की ओकालिगा जाति के अध्ययन के लिए कौन प्रसिद्ध है? मैसूर की ओकालिगा जाति का अध्ययन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप देखोगे मैसूर की जो ओकालिगा जाति है वो डोमिनेंट कास्ट के रूप में जानी जाती है, वहां टॉप में मानी जाती है वो। और जो मैंने बताया कि रूरल स्ट्रक्चर की स्टडी की है रामपुरा गांव की, तो वहां पे विभिन्न प्रकार की जातियां देखने को मिलती हैं जिनकी पोजिशनल अलग अलग हैं।
तो ये ओकालिका प्रभु जाति के रूप में वहां मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, एमएन श्रीनिवास की उस पुस्तक की पहचान कीजिए जिसमें कि कास्ट इन संस्कृतिकरण का सिद्धांत पहली बार प्रतिपादित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और आजकल एनईटी जेआरएफ की परीक्षा में आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो विचारक हैं उन्होंने कॉन्सेप्ट अपना किस पुस्तक में दिया है, इसको लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुल्स ऑफ साउथ इंडिया। इसमें सबसे पहले संस्कृतिकरण का जिक्र एमएन श्रीनिवास के द्वारा किया गया है। पब्लिकेशन ईयर है इसका 1952। और आप देखोगे इन्होंने यहाँ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की जो बात की है वो इसी में ही की है। निम्नलिखित में से किसने पुस्तक दृश्य व्यू फील्ड व्यू में विभेदीकरण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम बात करते हैं घुरिये की, तो घुरिये के शिष्य थे आपके एमएन श्रीनिवास। तो इन्होंने क्या किया है कि एमएन श्रीनिवास की जो स्ट्रेटजी है, एकेडमिक अप्रोच है जो उन्होंने यूज किया है, तो इन्होंने कहा इन्होंने बुक व्यू यूज किया है। ये कहते हैं कि हमें किसको प्रमोट करना चाहिए? फील्ड व्यू को। तो ये दोनों वर्ड किसके द्वारा दिए गए हैं? एमएन श्रीनिवास के द्वारा। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि फील्ड व्यू का कॉन्सेप्ट इमर्ज करने में किसका ज्यादा रोल है? तो एमएन श्रीनिवास का रोल है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच यूज की है। तो आप बेटा ये देखोगे तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी है, फील्ड व्यू। बुक व्यू बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पॉइंट अच्छा बनता है यहाँ से। भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया गया है। अब ये कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है और इस पे ज्यादा फोकस पिछली क्लास में नहीं किया गया। ब्राह्मणीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो एमएन श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है। और ये कहते हैं कि जो लोअर कास्ट है, लोअर कास्ट ब्राह्मणों की दिशा में अपने खान पान, रीति रिवाज, जीवन शैली को अपनाते हैं। दिस प्रोसेस नोन एज ब्राह्मणाइजेशन। और इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने थोड़ी जल्दी में रिप्लेस किया है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के दौरान, क्योंकि कुछ ब्राह्मण जो किसी लोकल एरिया में हैं तो वो कभी मांस मदिरा का सेवन कर लेते हैं, तो हायरार्की में पवित्र की तरफ जो एक चेंज है उसमें ये सूट नहीं बैठ रहा था। तो आप देखोगे इस प्रक्रिया को रिप्लेस किया गया है संस्कृतिकरण के द्वारा। ब्राह्मणीकरण सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट लेके आए, संस्कृतिकरण लेके आए हैं, और इसमें प्योरिटी इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, सबसे पहले प्रभु जाति की अवधारणा विकसित की गई है, किसके द्वारा की गई है? तो वो एमएन श्रीनिवास है बेटा। डोमिनेंट कास्ट गिवन बाय एमएन श्रीनिवास इन हिज स्टडी ऑफ मैसूर विलेज। सबसे पहले मैसूर विलेज की संरचनात्मक अध्ययन में इसको यूज किया गया है। एमएन श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित वो अवधारणा जो कि भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाती है। कौन कौन सी अवधारणा है बेटा? संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, सार्वभौमिकरण, स्थानीयकरण, लघु परंपरा, दीर्घ परंपरा, और ये आधुनिकीकरण और भूमंडलीकरण। अब यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण एमएन श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित वो अवधारणा है जो भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को अपनाती है। इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है बेटा, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया किस दौरान सबसे ज्यादा तेज रही? तो आप देखोगे ब्रिटिश पीरियड के दौरान, ब्रिटिश काल के दौरान। और ये भी बेटा आपका संदर्भ समूह थ्योरी पर है, संदर्भ समूह थ्योरी पर आधारित है। ये भी थ्योरी आपकी रेफरेंस ग्रुप थ्योरी भी है आपकी, इस पर आधारित है। आप देखोगे यहाँ से लोअर कास्ट हायर कास्ट की दिशा में अपने खान पान रीति रिवाज को अपनाते हैं। हायर कास्ट उनके लिए एक आइडियल रेफरेंस पर्सन हो सकती है। यहाँ पे एमएन श्रीनिवास के अनुसार भारत में ग्रामीण समुदाय के सामाजिक संगठन में ऐच्छिक सदस्यता की इकाई क्या है? अब ऐच्छिक सदस्यता, अर्जित और प्रदत्त, दो वर्ड आप देखोगे, अर्जित और प्रदत्त। ऐच्छिक, ऐच्छिक का मतलब है जो हम अपनी इच्छा से किसी समूह का सदस्य बनते हैं। तो क्या जाति का बन सकते हैं? नहीं बन सकते। वंश परंपरा का नहीं, परिवार का नहीं। तो दल के सदस्य हम ऐच्छिक हो सकते हैं, बस इन यूनिट्स में से जो आंसर में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा 24, एमएन श्रीनिवास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जाति प्रभु जाति की एक पूर्व शर्त भी है? तो ये तो शर्त है ही है आपकी, बट पूर्व शर्त युवा आबादी यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा आपका 25, भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एकता की अवधारणा किसने दी है? कॉन्सेप्ट अच्छा है बेटा, नेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है।
ये ऊर्ध्वाधर एकता है जो विभिन्न जातियों के बीच देखने को मिलती है, बट एक ही जाति में पाई जाने वाली ये क्षैतिज एकता है। ध्यान रखना बेटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु एमएन श्रीनिवास द्वारा मर्टन की कौन सी अवधारणा यूज की गई है? मिडिल रेंज थ्योरी नहीं की गई है, परिस्थिति भूमिका नहीं की गई है, विचलन समूह नहीं की गई है, बट रेफरेंस ग्रुप थ्योरी ऑल्सो यूज बाय एमएन श्रीनिवास इन हिज प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने के लिए मर्टन का जो रेफरेंस ग्रुप थ्योरी है उसका यूज संस्कृतिकरण में देखने को मिलता है। लोअर कास्ट हायर कास्ट की दिशा में अपने रीति रिवाज को बदलता है, तो हायर कास्ट रेफरेंस ग्रुप आपकी हो सकती है, किसके लिए? लोअर कास्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे सापेक्ष वंचना वर्ड भी आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, एमएन श्रीनिवास ने निम्नांकित में से किस अवधारणा में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में जाति गतिशीलता की व्याख्या की है? जाति गतिशीलता की व्याख्या संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के दौरान आपको देखने को मिलती है। पोजिशनल चेंज है, नोट है स्ट्रक्चरल चेंज, किसे है? ऊर्ध्वाधर है। और इसके अगेंस्ट एक धारणा आपकी और आई है विसंस्कृतिकरण। अभी डिस्कस करते हैं बेटा से। एक और कंसेप्ट है आपका विसंस्कृतिकरण, पढ़ाया है मैंने आपको ये पहले। विसंस्कृतिकरण कॉन्सेप्ट जो है वो मजूमदार के द्वारा दिया गया है और कास्ट एंड कम्युनिकेशन इंडियन विलेज उस तरीके से बुक है उनकी, उसमें दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया संस्कृतिकरण की ऐसे चलती है, बट विसंस्कृतिकरण की प्रक्रिया लोअर कास्ट की दिशा में, जब हायर कास्ट अपनी रीति रिवाज जान को अपनाते हैं तो विसंस्कृतिकरण कहलाती है। ठीक है, प्रभु जाति की एमएन श्रीनिवास के अनुसार कौन सी विशेषताएं हैं? संख्यात्मक बल, राजनीतिक शक्ति, भूमि का स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक सत्ता, पश्चिमी शिक्षा तथा प्रशासन में नौकरियां, आय के बाहरी स्रोत। तो आप देखोगे बेटा इसमें आपकी मेन फीचर तो अभी ऊपर जो क्वेश्चन गया है उसमें हमने ये दो दी हैं आपकी। तो पश्चिमी आय, शिक्षा, प्रशासन में नौकरियां, आय के बाहरी स्रोत, ये बाद में जोड़े गए हैं। तो ऑप्शन आपका करेक्ट सी होगा अकॉर्डिंग टू एमएन श्रीनिवास। पर बाद में आपके ये दोनों पॉइंट भी इसमें जुड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। क्वेश्चन आपका 29 है, भारत में किसी समाजशास्त्र को इतिहास, परखवाद और सांस्कृतिक विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है? फील्ड व्यू की बात की गई है एमएन श्रीनिवास के द्वारा, तो ये श्रेय आपका एमएन श्रीनिवास को जाता है। ये आपके 29 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को फुलफिल करते हैं। इससे पहले वीडियो आपकी एमएन श्रीनिवास की काफी डिस्कशन हुआ है, अच्छा डिस्कशन है। अगर कोई बच्चा बीए एमए लेवल पे भी एमएन श्रीनिवास करना चाहता है तो उसे ये वीडियो बड़े हेल्पफुल होंगे। वैसे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनमें गुणवत्ता दी है। आप अगर इनका फायदा उठाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर ये नोट्स के पीडीएफ आपको चाहिए तो पर्सनली कोचिंग के कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां से आपकी मदद कर दी जाएगी। आपको नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। हर एक विचारक के नोट्स आपको जो यहाँ पे आपको मिल रहा है कंटेंट, वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो सकता है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट थिंकर आपकी इरावती कर्वे होंगी, महिला समाजशास्त्री हैं, जीएस गुरिये की शिष्य हैं और एमएन श्रीनिवास की साथी हैं। तो आप देखोगे, उनको पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं बेटा, थैंक यू।